हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेक्शन है, मैच द कॉलम से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो मैच द कॉलम में फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी En आपका टोटल एनर्जी है, Kn काइनेटिक एनर्जी है, Vn पोटेंशियल एनर्जी है, Rn रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है। तो आपको बताना है Vn अपॉन Kn का रेशियो क्या होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। इस केस में डायरेक्ट टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताए हुए हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी nth ऑर्बिट में v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ पोटेंशियल एनर्जी होता है और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है। अगर ये आपको याद है तब तो डायरेक्ट आप काइनेटिक एनर्जी अपन पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बता सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अपन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है। तो पोटेंशियल एनर्जी अपन काइनेटिक एनर्जी माइनस आप इस तरफ आएगा, 2 आ जाएगा और माइनस के साथ, तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू -2 होगा, ए का क्यू। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, जहाँ पे जेड एटॉमिक नंबर है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर पता है फॉर्मूला तो आप टोटल एनर्जी बता सकते हैं। टोटल एनर्जी माइनस ऑफ के ही हो जाएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ 2 के ही होगा, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन r होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब इससे आप एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट भी पता चल गया कि किसी भी nth ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितना होता है इलेक्ट्रॉन का अगर nth ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट के पावर x। तो x क्या होगा, तो यहाँ देखिए टोटल एनर्जी En इक्वल टू दिस होता है। तो r क्या है, r है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, इसको Rn से रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो Rn जो है ये होगा माइनस के जेड ए स्क्वायर अपॉन En। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है En की पावर -1, मतलब एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर बोल सकते हैं En रेज टू द पावर -1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो जितना ज्यादा En की पावर -1 होगा, मतलब जितना कम होगा एनर्जी nth ऑर्बिट में उतना ज्यादा रेडियस होगा। तो x इक्वल टू -1 होगा यहाँ पे, b का क्यू। तो ए और बी पार्ट में अगर आपको काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सभी का रिलेशन और फॉर्मूला पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, तब तो आप 10 सेकंड के अंदर 2 पार्ट बना दीजिएगा, 10 सेकंड के अंदर 4 मार्क्स आ जाएगा। लेकिन अगर आपको याद नहीं है फिर डिराइव करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv स्क्वायर, और अगर ये रेडियस r है, दो चार्ज q1 q2 के बीच में डिस्टेंस r है, तो फोर्स कितना होता है इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, अगर एटॉमिक नंबर z है तो z प्रोटॉन होगा, तो एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है e, तो z प्रोटॉन पे चार्ज होगा Ze, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा e, तो q1 Ze q2 e, तो k Ze इंटू ई, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के जेड ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। और सर्कुलर मोशन में आप पढ़िएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आर रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, आर रेडियस का सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वेलोसिटी v से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, mv स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होगा। तो एक आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो mv स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होता है, mv स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो हाफ mv स्क्वायर कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के टाइम देखे थे कि अगर दो चार्ज q1 q2 r डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है k q1 q2
अपॉन आर। Q1 ZE है, Q2 E है, तो K ZE² अपॉन आर माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि Q2 जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस ही होता है, तो माइनस KZE² अपॉन आर। ये कूलम्ब फोर्स में माइनस क्यों नहीं लिए? तो एक्चुअली में माइनस का मतलब हुआ कि माइनस KZE² अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो है सिर्फ डिनोट कर रहा है कि इसमें अट्रैक्शन फोर्स है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कहने का मतलब KZE² अपॉन आर स्क्वायर, इतना मैग्नीट्यूड का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, सेंटर की तरफ हमेशा लगेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा तो इधर से सेंटर की तरफ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो इसको आप mv² अपॉन आर से इक्वेट कीजिएगा, ना कि यहाँ माइनस लिखिएगा। एक प्लस दूसरा माइनस कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता। mv² अपॉन आर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि mv² मास पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, आर डिस्टेंस ये भी पॉजिटिव होगा। तो एक तरफ तो निगेटिव आ रहा है, दूसरी तरफ पॉजिटिव, ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। +5 इक्वल टू -5 थोड़ी ना होगा, जब भी होगा +5 इक्वल टू +5 ही होगा। तो वही तरह से दो पॉजिटिव नंबर ही इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेट करने के लिए माइनस नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में आपको माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी में ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस तरफ फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स है, यही नेगेटिव का मतलब हुआ। अगर इस तरफ लगता तो ये रिपल्सन फोर्स होता बस। तो पॉजिटिव में होता तो फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज के कारण, यहाँ अगर +E चार्ज रहता मान लीजिए कोई भी पार्टिकल का, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगता। अभी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, बस यही है। तो यहाँ -KZE² अपॉन आर लिखना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो -KZE² अपॉन आर प्लस KZE² अपॉन 2r, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा -KZE² अपॉन 2r। तो पूरा ये डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा, अगर फॉर्मूला पता नहीं है तब जाके आपसे क्वेश्चन बनेगा ए और बी पार्ट। ऐसे आप 10 सेकंड के अंदर ये दोनों बना देंगे अगर फॉर्मूला याद है तो। और यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, इसका वैल्यू -2 आया था, तो ए का आर हम यहाँ क्यू लिख दिए हैं, इसको आर कर लीजिए। ए का आर, बी का क्यू, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम इन लोवेस्ट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल है मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको फाइंड आउट करना है कि मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √L × L+1 h/2π। तो L जो है 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, कुछ भी हो सकता है। तो L = 0 के क्रॉसपोंडिंग इसका वैल्यू आएगा 0, 1 के क्रॉसपोंडिंग √2h/2π, 2 के क्रॉसपोंडिंग 2 × 3 √6h/2π। तो जैसे जैसे L का वैल्यू बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू बढ़ते जाएगा। मिनिमम L = 0 के क्रॉसपोंडिंग होगा, मतलब f ऑर्बिटल के क्रॉसपोंडिंग मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा और इसका वैल्यू 0 होगा। तो एंगुलर मोमेंटम इन लोवेस्ट ऑर्बिटल = 0, C का P, A का R, B का Q। उसके बाद 1/r की पावर n, ये Rn नहीं Rn है, यहाँ पे n होगा। 1 रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z की पावर बाई के, मतलब एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर के स्क्वायर पे, एटॉमिक नंबर के क्यूब पे, ये आपको बताना है बाई का क्या वैल्यू होगा। मतलब z पे डिपेंड कर रहेगा z² z3, अगर y का वैल्यू 1 होगा तो z पे डिपेंड करेगा, 2 होगा तो z² पे, 3 होगा तो z³ पे। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है 0.529 n²/z। तो 1 रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कितना हो जाएगा, ये होगा z/0.529 n², मतलब 1 रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के, तो y = 1 होगा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक नंबर के, d का s। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी मैच द कॉलम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल। आपको बताना है कि किस किस क्वांटम नंबर से ये जो है करेक्टली रिलेटेड है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √L × L+1
उसके बाद h/2π। तो ये जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड है, क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस फॉर्मूला से निकालते हैं, यहाँ पे सिर्फ एल का वैल्यू आता है। तो ए का आंसर क्यू होना चाहिए, लेकिन आईआईटी जेई के द्वारा जो आंसर रिलीज हुआ उसमें क्यू और आर दोनों दिया हुआ है, मतलब उनके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है। इसीलिए आंसर में ए का क्यू और आर लिखा हुआ है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि इसका आंसर क्यू और आर होना चाहिए। इसका आंसर सिर्फ क्यू होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जहां तक हमको पता है। अब आईआईटी इसका आंसर क्यू और आर दे रहा है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए, √L × L+1 h/2π होता है। यहाँ पे कहीं पे भी m का जिक्र नहीं है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जिक्र ही नहीं है। m का कुछ भी वैल्यू हो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसी से आएगा। जैसे s सबसेल, तो s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 ही होगा, 0 × 1। p सबसेल, तो p सबसेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, l = 1 होता है p के लिए, तो ये हो जाएगा √1 × 1 + 1 √2h/2π। अब इसमें m का वैल्यू -1 रहे या 0 रहे या 1 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √2h/2π ही आएगा। इसी में आप दूसरे तरीका से भले सोच सकते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये L पे ही डिपेंड करता है। L के क्रॉसपोंडिंग m जो है -L to L तक वेरी करता है इंक्लूडिंग 0। मतलब L, अगर L का वैल्यू 1 है तो m का टोटल 2L + 1 पॉसिबल वैल्यू होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2L + 1 के इक्वल होगा। L = 1 के क्रॉसपोंडिंग m का 3 पॉसिबल वैल्यू होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ m = 3 होगा, -1 0 1। सिमिलरली L = 2 के क्रॉसपोंडिंग m का 5 पॉसिबल वैल्यू होगा, m = -3 -2 -1 0 1 2 3। तो आप बोल सकते हैं कि L का जो वैल्यू होगा इसके क्रॉसपोंडिंग m का 2L + 1 वैल्यू आएगा, मतलब 2L + 1 = पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। तो टोटल कितना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू है, इसके क्रॉसपोंडिंग L का वैल्यू आ जाएगा। L का वैल्यू होगा m - 1/2। तो आप इसको रख दीजिए आप फॉर्मूला पे। इस तरह से आप जबरदस्ती भले फॉर्मूला बना दीजिएगा कि m का जितना पॉसिबल वैल्यू होगा उसके क्रॉसपोंडिंग L का वैल्यू आ जाएगा। जैसे m का अगर 5 पॉसिबल वैल्यू आ रहा है तो उसके क्रॉसपोंडिंग L का वैल्यू होगा 5 - 1/2, L = 2 होगा। तो L = 2 के क्रॉसपोंडिंग m का 5 पॉसिबल वैल्यू होता है। L के जगह आप m - 1/2 रख दीजिए, तो फॉर्मूला आ जाएगा m - 1/2 इंटू m + 1/2 और h/2π, जहाँ पे m जो है नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ m है। कितना पॉसिबल वैल्यू m का है, तो इसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जबरदस्ती हम ये फॉर्मूला बना दिए हैं, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। तो अब जाके आपका आंसर Q और R दोनों आएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो सिर्फ Q ही होना चाहिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता ही नहीं है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भले L पे डिपेंड करता है, L का क्या वैल्यू होगा उसके क्रॉसपोंडिंग m -L to L तक वेरी करेगा इंक्लूडिंग 0, लेकिन m पे L डिपेंड नहीं करता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ आंसर दे दिया है तो क्या ही कर सकते हैं। सेकंड, ए हाइड्रोजन लाइक 1 इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ओबेइंग पाउली प्रिंसिपल। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करता है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? ये होता है कि किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का ऑल 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए। n, l, m और s, ये चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए किसी भी 2 एटम का। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अगर ये ओबे कर रहा है तो उस केस में n, l, m, s इसका वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये आपका चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर पता रहेगा तभी आप देख सकते हैं कि इन चारों का वैल्यू डिफरेंट है सभी इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी 2 इलेक्ट्रॉन का मैच भी कर रहा है। तो ये जो है इन चारों क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर L, N, M, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर S। तो B का PQRS चारों होगा, PQRS।
R और S। उसके बाद C, शेप साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल। तो शेप, शेप जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर S सब सेल है तो स्फेरिकल शेप होगा, P सब सेल है तो डम्बेल शेप होगा, डी सब सेल है तो डी सब सेल है करस्पॉन्डिंग डबल डम्बेल शेप होगा। और इन सभी का एल का वैल्यू फिक्स होता है। अगर एल इक्वल टू 0 तो एस सब सेल, एल इक्वल टू 1 तो पी सब सेल, एल इक्वल टू 2 तो डी सब सेल। तो एल इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो सब सेल आएगा उसका शेप हमेशा स्फेरिकल होगा। एल इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो सब सेल आएगा उसका शेप डम्बेल होगा। सिमिलरली एल इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल आएगा उसका डबल डम्बेल शेप होगा। तो शेप जो है ऑर्बिटल का ये एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा। साइज, साइज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। जैसे 2p और 3p, तो दोनों का शेप तो एक जैसा ही होगा, डम्बेल ही होगा, सॉरी डबल नहीं डम्बेल, डबल डम्बेल डी का होगा। तो डम्बेल होगा 2p के लिए भी और 3p के लिए भी, लेकिन 3p का डम्बेल बड़ा होगा, मतलब इस ऑर्बिटल का साइज ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू 3 है। तो सिमिलरली 4p, शेप तो डम्बेल ही होगा लेकिन 4p का साइज बड़ा होगा 3p से। सिमिलरली 5p का साइज बड़ा होगा। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उस ऑर्बिटल का साइज उतना ज्यादा होगा। और शेप सेम ही रहेगा क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर p ऑर्बिटल के लिए सेम ही है। 3p रहे, 4p रहे, 5p रहे, 6p रहे, सबका एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम है, तो शेप जो है सेम होगा। साइज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा। और ओरिएंटेशन ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है कि m का क्या वैल्यू है। इसी के कोरस्पॉन्डिंग तो px, py और pz रहता है। m का अलग अलग वैल्यू होता है। px आपका x एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड रहेगा, py y एक्सिस के अलोंग, pz z एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड रहेगा। इसी तरह से d ऑर्बिटल रहता है, इसका अलग अलग m का वैल्यू होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग इसका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। तो शेप एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा, साइज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, और ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। तो ये तीनों किस किस पे डिपेंड कर रहा है? ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन तीनों से रिलेटेड है। तो सी का आंसर होगा P, Q एंड R। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो इस केस में आपको बताना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, साई स्क्वायर का वैल्यू किस किस क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। तो ये एक्चुअली में n और l प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। क्यों? तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना होता है? टोटल नंबर ऑफ नोड्स होता है n-1। और रेडियल नोड और एंगुलर नोड, l एंगुलर नोड होता है और रेडियल नोड होता है n-l-1। नोड का मतलब क्या हुआ? नोड का मतलब हुआ कि वैसा पॉइंट या वैसा सरफेस जहां पे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू 0 हो। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू इस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे 0 होगा, बाकी जगह 0 नहीं होगा। तो L पे डिपेंड कर रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे 2s ऑर्बिटल, तो 2s ऑर्बिटल के लिए L इक्वल टू 0 होगा, s ऑर्बिटल है तो मतलब नंबर ऑफ एंगुलर नोड 0 होगा। नंबर ऑफ एंगुलर नोड इक्वल टू L होता है जो कि 0 है, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड 0 है। मतलब साई स्क्वायर जो ये r इंटू थीटा, दो फंक्शन होता है रेडियल नोड और थीटा, ये एंगुलर नोड के कोरस्पॉन्डिंग, या फिर साई r और साई थीटा कोमा फाई, ये वाला जो टर्म होता है। तो साई थीटा कोमा फाई कभी भी 0 नहीं होगा 2s ऑर्बिटल के लिए या कोई भी ऑर्बिटल के लिए। जहां पे थीटा का वैल्यू 0 होता है उस केस में एंगुलर नोड पाया जाता है, जहां पे r का वैल्यू 0 होता है उस केस में रेडियल नोड। तो ये जो है l के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है और रेडियल नोड n-l के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है n और l इन दोनों वैल्यू से रिलेटेड है। इसका वैल्यू 0 वहीं पे होगा जहां पे एंगुलर नोड या रेडियल नोड पाया जा रहा हो, और ये n और l पे डिपेंड कर रहा है। तो n और l के कोरस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू 0 होगा या नहीं होगा। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। डी का P, Q।
बी का पी क्यू आर एस, ए का मेरे अकॉर्डिंग क्यू होना चाहिए आंसर क्यू कुमार, दोनों दिया हुआ है, बी पी क्यू आर एस, सी का पी क्यू आर और डी का पी क्यू। अब जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से मैच द कॉलम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।